हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है? सभी जीवों के शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं जो उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाए रखती है, जो उनके जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को इकट्ठा हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैसे जैव प्रक्रम में हमारे पास हमारे शरीर में हम इस पाठ में मुख्यतः जिन क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे वो है आपकी पोषण, श्वसन, वहन तथा उत्सर्जन। पोषण क्या होता है? जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन अंदर लेते हैं, उसे पचा लेते हैं और उसके बाद पचे हुए भोजन में से जो पोषक तत्व हैं उनका हमारे रक्त में अवशोषण हो जाता है और उन पोषक तत्वों की सहायता से हमारी कोशिकाओं में कोशिका की ज़रूरत के अनुरूप नए जो पोषक तत्वों का निर्माण होता है। ये सब कलेक्टिवली क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण जो है वो सभी प्रकार के जीवों में 2 प्रकार का पाया जाता है, ये स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। श्वसन क्या होता है? पोषण के पश्चात हमने जो भोजन ग्रहण किया था उसके पाचन के पश्चात हमें मुख्यतः जो है ग्लूकोज मिलती है। उस ग्लूकोज का इस्तेमाल हम ऊर्जा के उत्पादन के लिए करते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज है उसका विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। उसका विखंडन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिस ऊर्जा का इस्तेमाल हम अपने शरीर की सभी क्रियाओं को करने के लिए करते हैं। तो ये प्रक्रिया यानी कि कोशिका के अंदर भोजन के विखंडन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। उसके बाद हम आते हैं वहन में। अब पाचन हो गया, भोजन के पाचन के पश्चात हमें जो है पोषक तत्व मिल गए। श्वसन के लिए हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन है, यानी कि ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना और शरीर की सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे श्वसन तंत्र तक ले जाना। ये सारा कार्य रक्त के द्वारा होता है, जिसे हम वहन कहते हैं। और रक्त हमारे शरीर में हृदय जो है हमारा संवहन तंत्र का मुख्य अंग है। इस हृदय के द्वारा जो रक्त है वो हमारे सारे शरीर में रक्त वाहिकाओं के माध्यम से पहुंचाया जाता है और इस रक्त में घुले हुए पोषक तत्व हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं और श्वसन के दौरान ली गई ऑक्सीजन भी हमारे शरीर के सभी भागों तक रक्त के द्वारा ही पहुंचाई जाती है। तो ये सब हम पढ़ेंगे अपने संवहन तंत्र में। उसके बाद उत्सर्जन क्या है? हमारे शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही है, भोजन का पाचन हो रहा है, उसमें भी कुछ व्यर्थ पदार्थ निकलते हैं। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एक व्यर्थ पदार्थ की तरह है। तो ये सारे जितने भी व्यर्थ पदार्थ हैं, इन व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ये उत्सर्जन जो है उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है। हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है। पौधों में किस प्रकार होता है, ये सारे बातें जो हैं हम उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या है? पोषण जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भोजन को ग्रहण करना, उसका पाचन करना और फिर पाचन होने के पश्चात पोषक तत्वों को हमारे शरीर में अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल करना पोषण कहलाता है। पोषण 2 प्रकार का, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो हम पहले पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण, जिसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ये स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर के अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसा आप सबको पता है कि स्वपोषी पोषण जो है वो हरे पौधों में पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। तो हम सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो भोजन हमारी पृथ्वी पर सभी जीवों के भोजन का आधार बनता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं इंग्लिश में। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो जीव है वो बाहर से कुछ पदार्थों को लेता है, जिसे हम अजैव घटक कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इन पदार्थों को लेकर के वो एक संचित रूप में यानी कि भोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है। जैसा हम सबको पता है स्वपोषी जीव जो हैं, जिनमें ज़्यादातर आपके हरे पौधे आते हैं, वो
सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में? पौधे जो हैं वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पौधे अपने जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करते हैं भूमि से। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज, जिसे हम संचित भोजन कहते हैं, उसमें बदल जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस बनती है जो वायुमंडल में छोड़ दी जाती है और इस ऑक्सीजन गैस को हम श्वसन के दौरान अंदर लेते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है और यही ऊर्जा जो है ये आधार बनती है। ये जो हरे पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश, उनमें ही सिर्फ ये कैपेबिलिटी है कि वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को जीवों के लिए उपलब्ध करा सकती है। तो ये जो ऊर्जा यहाँ बनी, यही ऊर्जा आधार बनती है सभी जीवों की ऊर्जा की पूर्ति के लिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो पत्तियों पर पड़ता है और पत्तियों में जो क्लोरोफिल नाम का, मतलब पत्तियों की कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पदार्थ पाया जाता है जो कि एक हरे रंग का वर्णक है, जिसकी वजह से पौधों की पत्तियां जो है वो हरी होती है। अभी प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की किरणें जो पौधों पर पड़ रही है उनमें जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को पकड़ लेता है, एक तरह से मतलब उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उस ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच में क्रिया होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कोशिकाओं में होती है, तो उस समय ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा जो उसने पहले अवशोषित की थी उस ऊर्जा को मुक्त करता है ताकि ये अभिक्रिया हो सके और इस अभिक्रिया के होने के बाद जो है भोजन का निर्माण हो सके, भोजन का संश्लेषण हो सके। तो क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य की किरणों से ऊर्जा को सोखने का काम। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य की किरणों से ऊर्जा को सोखने का काम। और ये हरे रंग का वर्णक, यानी कि क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग कैसे देता है? क्योंकि ये क्या करता है कि ये सूर्य की किरणों के लाल और नीले रंग को तो सोख लेता है। जैसे मैंने यहाँ बताया है कि जो क्लोरोफिल है वो मुख्यतः लाल और नीले रंगों को सोख लेता है और ज़्यादातर हरे रंग को परावर्तित करता है। तो जो रंग परावर्तित होता है वही रंग हमें दिखाई देगा। इसलिए सूर्य के प्रकाश के जब हरे रंग को प्रकाश क्लोरोफिल परावर्तित कर देता है तो हमें पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री जो है पौधों को वो क्या चाहिए होती है। कच्ची सामग्री में हमें चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को उपलब्ध कराता है। उसके अलावा हमें चाहिए होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे जो हैं रंध्र की सहायता से वायुमंडल से अवशोषित करते हैं और जल जो पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? सबसे पहले होती है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करना। फिर आपका प्रकाश की ऊर्जा द्वारा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, यानी कि जो जल का अणु है वो प्रकाश की ऊर्जा उस जल के अणु को हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ देती है। ये ऑक्सीजन गैस तो बाहर वायुमंडल में छोड़ दी जाती है और इस हाइड्रोजन का आयन का इस्तेमाल कर लिया जाता है भोजन के निर्माण यानी ग्लूकोज के निर्माण में। उत्पन्न हाइड्रोजन आयन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसके बाद संश्लेषित जो ग्लूकोज है यानी कि संश्लेषित जो भोजन है उसकी सहायता से अन्य कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में वसा का संश्लेषण पौधे की कोशिकाओं में होता है। अतिरिक्त ग्लूकोज जो है पौधों में जितना ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के संश्लेषण में इस्तेमाल हो गया उसके अलावा जो ग्लूकोज रह जाता है उसको स्टार्च के रूप में कोशिकाओं में संचित कर लिया जाता है। पौधे की कोशिकाओं में ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के रूप में संचित होते हैं, जबकि जंतुओं में हमने पहले ही क्लासेस में भी पढ़ा है कि जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचयन होता है, लेकिन पौधों में किस रूप में संचयन होता है? स्टार्च के रूप में। प्रकाश संश्लेषण की उपयोगिता क्या है? प्रकाश संश्लेषण की उपयोगिता, प्रकाश संश्लेषण जो है वो एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को यानी कि सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को सभी जीवों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। सिर्फ पौधे ही हैं जो उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस ऊर्जा से जो भोजन बनाते हैं वो भोजन आधार बनता है सभी जीवों के भोजन के लिए। प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है।
प्राकृतिक रूप से, वह वायुमंडल में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के लेवल को बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बनाए रखने के लिए भी प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम रखती है, जबकि हम सभी जीव श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं और पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी नियंत्रित रखते हैं, साथ साथ ये ऑक्सीजन का उत्पादन भी करते हैं, वो ऑक्सीजन जो सभी जीवों के जीने के लिए, सभी जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ भोजन के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए, हमारे श्वसन के लिए भी बहुत आवश्यक है। अब हम बात करेंगे रंध्र के बारे में। रंध्र क्या है? रंध्र यानी कि जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, ये रंध्र जो है पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र हैं, जो ज़्यादातर पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। और इन रंध्र का कार्य क्या है? इन रंध्र का कार्य है गैसों का विनिमय, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी गैसें हैं उसका पौधे की कोशिकाओं के अंदर जाना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अंदर जाना और ऑक्सीजन गैस का बाहर निकलना किसके द्वारा होता है? इन रंध्रों के द्वारा होता है। ये रंध्र का चित्र आप देख सकते हैं। इस रंध्र के चित्र में आपको दिखाई देगा कि बीच में एक छोटा सा छेद है जिसे हम रंध्र कहते हैं, और इस रंध्र के दोनों तरफ 2 द्वार कोशिकाएं हैं, और द्वार कोशिकाओं के जो हैं वो चारों तरफ से अन्य कोशिकाओं से घिरी हुई हैं, जिन्हें साथी कोशिका कहते हैं। ये पत्तियों की कोशिकाएं, ये पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली कोशिकाएं। इन द्वार कोशिकाओं के अंदर बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि यहाँ ऊपर आपको एक क्लोरोप्लास्ट की संरचना दिखाई गई है। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट पत्तियों के एपिडर्मिस कोशिकाओं में तथा रंध्र के द्वार कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही आपका पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट की ये संरचना आप यहाँ दे सकते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट की संरचना में आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट एक कोशिकांग है, जैसा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना कि कोशिका के अंदर विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, उसमें आपने क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी पढ़ा है। तो क्लोरोप्लास्ट जो एक कोशिकांग है जिसके अंदर ये थाइलेकोइड और स्ट्रोमा, ये जो आप छोटे छोटे स्टैक्स देख रहे हैं ये थाइलेकोइड्स इनको बोलते हैं, ये थाइलेकोइड्स, और ये स्ट्रोमा जो अंदर का जो मैट्रिक्स है उसको द्रव्य जो है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। इन थाइलेकोइड्स के अंदर आपका मिलता है क्लोरोफिल। थाइलेकोइड्स में पाया जाता है क्लोरोफिल जो सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण करता है और उस ऊर्जा को उपलब्ध कराता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट की मात्रा अधिक होती है यहाँ द्वार कोशिकाओं में, और इन द्वार कोशिकाओं में अधिक होने की वजह क्या है? पत्ती की जो ऊपरी एपिडर्मिस है उनकी सभी कोशिकाओं में इन क्लोरोप्लास्ट की मात्रा अधिक होती है। इसकी वजह क्या है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो जो ऊपरी सतह, पत्ती की ऊपरी सतह की जो कोशिकाएं हैं वो सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में होती है, जिससे वहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की गति जो है वो तीव्र होती है, इसलिए वहाँ क्लोरोप्लास्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। रंध्र के कार्य क्या क्या है? रंध्र के कार्य जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जो हैं, जो गैसों का विनिमय है वो उसका मुख्य कार्य है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान। दूसरा उसका कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या आपने देखा होगा, आप सभी जानते हैं कि दोपहर में दिन के समय जब धूप पड़ती है और तापमान बढ़ता है तो पौधों से भी कुछ जल जो है वो वाष्प में बदल जाता है, वाष्पीकृत होकर के वाष्प में बदल जाता है और वायुमंडल में मिल जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया। ये वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया भी किसके द्वारा होती है? रंध्र के द्वारा। यानी कि वो जो जल वाष्पीकृत होकर के पौधों से बाहर निकलता है वो किसके द्वारा निकलता है? रंध्र के द्वारा। तो ये 2 मुख्यतः रंध्र के कार्य हैं, एक तो गैसों का आदान प्रदान और दूसरा वाष्पोत्सर्जन। एक गैसों का आदान प्रदान और दूसरा वाष्पोत्सर्जन जो है मुख्यतः रंध्र के कार्य हैं। बाबा तो आज के लिए हमारे लिए। तो ये था हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि स्वपोषी पोषण। अब हम पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण के बारे में। विषमपोषी पोषण किस में पाया जाता है? वो जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर डिपेंड करते हैं, उन जीवों को हम विषमपोषी जीव कहते हैं। उन जीव विषमपोषी पोषण यानी कि जिसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये क्या होता है? विषमपोषी पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण जो
विषमपोषी पोषण जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ये आपका प्राणी संपोषण जिसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, दूसरा मृतजीवी पोषण जिसे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, तीसरा परजीवी पोषण जिसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। प्राणी संपोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है इसमें जीव संपूर्ण भोजन पदार्थ को, ठोस भोजन को यानी कि पूरे भोजन को अंतःग्रहण करते हैं, यानी कि अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं और शरीर के अंदर जाने के बाद पाचन तंत्र में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम्स की सहायता से उनका पाचन होता है। मृतजीवी पोषण क्या होता है? मृतजीवी पोषण में जो जीव है वो गले सड़े कार्बनिक पदार्थों पे या जीवों के मृत शरीर के ऊपर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वो क्या करते हैं? उन मृत जीवों के शरीर या गले सड़े भोजन पदार्थ के ऊपर कुछ पाचक एंजाइम छोड़ते हैं जिससे वो सरल घटकों में टूट जाते हैं और सरल घटकों में टूटने के पश्चात वो उन सरल घटकों को अवशोषित कर लेते हैं। परजीवी पोषण में क्या होता है? परजीवी पोषण में एक जीव जो है वो किसी अन्य जीव के शरीर पर पूरी तरह से डिपेंड करता है, यानी वो अपना पूरा भोजन किसी दूसरे जीव से लेते हैं, चाहे वो दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहे या बाहर रहे। तो इस प्रकार के पोषण को हम कहते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण जो है वो आप लोगों ने इसका उदाहरण देखा होगा, जैसे अमरबेल है। अमरबेल एक परजीवी का उदाहरण है जो जिस भी पौधे पर वो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है और जो जिस भी पौधे पर वो ग्रो करती है उस पौधे को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। वो परजीवी जो हैं वो पूरी तरीके से अपने होस्ट को ख़त्म नहीं करते, उन्हें मारते नहीं, क्योंकि उन्हें उनसे भोजन चाहिए होता है। वो उनके शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमीबा में पोषण के बारे में। अमीबा में पोषण जो कि एक होलोजोइक न्यूट्रिशन का उदाहरण है, किस प्रकार से होता है कि अमीबा में मुख नहीं होता। आप सबको पता है कि अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है और इसमें मुख नहीं होता है। तो ये किस प्रकार से, क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि प्राणी संपोषण में क्या होता है कि हम भोजन को मुँह से अंदर लेते हैं, अपने शरीर के अंदर लेते हैं। तो ये जो है आपका तो अमीबा जो है वो मुख नहीं होता, तो वो किस प्रकार से भोजन को अंदर लेता है? वो भोजन को अंदर लेता है पादाब, यानी जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं सूडोपोडिया, उनकी सहायता से, पादाब की सहायता से वो भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। यानी भोजन के कोई खाद्य कण जो उनके आसपास है उसके चारों ओर उनकी कोशिका की झिल्ली जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक अमीबा है, तो अमीबा नेक्स्ट स्टेप में क्या, और ये इसके पास कोई खाद्य कण है, तो क्या करेगा? अमीबा की जो खाद्य कण है उसके चारों तरफ जो है उसकी कोशिका की झिल्ली जो है वो इस प्रकार से बढ़ने लग जाएगी। तो ये जो ग्रोथ हो रही कोशिका झिल्ली की, इन्हें हम बोलते हैं पादाब। और ये पादाब धीरे धीरे ग्रो कर करके ये एक दूसरे से ऐसे टच कर जाएंगे, ये जो है ये खाद्य रिक्तिका बन जाएगी और ये खाद्य रिक्तिका अमीबा के शरीर के अंदर आ जाएगी। और उसके बाद ये खाद्य रिक्तिका लाइसोसोम से फ्यूज़ कर जाएगी। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं, वो पाचक एंजाइम इस खाद्य कण का पाचन कर लेंगे और पाचन के पश्चात जो पोषक तत्व हैं वो तो इसके जीव द्रव्य द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे और जो व्यर्थ पदार्थ हैं वो खाद्य रिक्तिका शरीर की सतह, बाहरी सतह कोशिका झिल्ली से जुड़ करके उस व्यर्थ पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देगी। तो इस प्रकार से अमीबा के अंदर पोषण जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अमीबा में पोषण के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है। जैसे कि ये यहाँ स्टेप वाइज कि अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है, स्टेप वाइज लिखा है। जैसे पहला ये अमीबा भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है। जैसे ये अमीबा है और ये खाद्य कण है और यहाँ ये पादाब बढ़ने लग गए हैं और ये पादाब की सहायता से भोजन को घेर लेता है। खाद्य रिक्तिका निर्माण होता है। पादाब जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो खाद्य रिक्तिका बनती है। खाद्य रिक्तिका इसके शरीर के अंदर प्रवेश करने के पश्चात, यानी अमीबा की कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात लाइसोसोम के साथ जुड़ जाती है और लाइसोसोम से जुड़ने के पश्चात लाइसोसोम के पाचक एंजाइम जो हैं वो उस खाद्य कण का पाचन कर देते हैं। उसके बाद खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में हो जाता है और ये सरल पदार्थ जो हैं ये जीव द्रव्य के अंदर अवशोषित कर लिए जाते हैं। बचा हुआ अपचित भोजन खाद्य रिक्तिका के साथ कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार अमीबा में पोषण होता है। नेक्स्ट है हमारा पैरामीशियम में पोषण। ये पैरामीशियम का चित्र है। जैसा आप पैरामीशियम में देख सकते हैं इसके शरीर के चारों तरफ जो है पैरामीशियम के शरीर पे चारों ओर जो है आप देख सकते हैं छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं हैं। ये जो संरचनाएं हैं छोटी छोटी बालों जैसी, इनको हम बोलते हैं सीलिया। सीलिया जो है ये आप
देख सकते हैं कि पैरामीशियम में ये एक ओरल ग्रूव बोलते हैं इसको, ये जो आपको कैविटी दिखाई दे रही है ये एक ओरल ग्रूव बोलते हैं। इस ओरल ग्रूव में भी ये सीलिया होते हैं और ये सीलिया क्या करते हैं, ये एक वाटर करंट मेंटेन करते हैं, यानी पानी का बहाव इसके इस ओरल ग्रूव की तरफ बनाते हैं। इस पानी के बहाव का क्या बेनिफिट है कि ये पानी के अंदर जो घुले हुए खाद्य कण हैं वो इसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, वो इसके ओरल ग्रूव में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ से ये खाद्य कण जो है खाद्य रिक्तिका में कैद कर लिए जाते हैं, खाद्य रिक्तिका में कैप्चर कर लिए जाते हैं और ये खाद्य रिक्तिका इसके पैरामीशियम के शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर खाद्य रिक्तिका वही लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ कर जाती है। उसमें भोजन का पाचन होता है और पाचन होने के पश्चात जो खाद्य रिक्तिका है वो शरीर की सतह की तरफ, यहाँ जैसे यहाँ पर है, शरीर की सतह की तरफ ग्रोथ करती है और पैरामीशियम की झिल्ली से जुड़ करके उन व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित कर लेती है। तो इस प्रकार से पैरामीशियम में पोषण होता है। तो ये पैरामीशियम में पोषण, अमीबा में और पैरामीशियम में पोषण था। अब हम मानव में, मनुष्य में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य में पोषण के लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो भेजूंगी, तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देख करके आपको पोषण का जो बेसिक कंसेप्ट बताया गया है, स्वयं पोषी पोषण क्या होता है, पौधों में पोषण किस प्रकार होता है और अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार होता है, ये ध्यान से पढ़ें। मैं इसके नोट्स की फ़ोटो भी आपके पास भेज रही हूँ और उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाली, उन क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही ध्यान से दें। थैंक यू।